हेलो। हाँ हाँ, वो कर दिया हमने। आई हैव स्टार्टेड। कैन यू हियर मी? ओके ओके, सो वी कैन स्टार्ट। ओके, थैंक यू। नमस्कार। बुंदेलखंड फिल्म उद्योग के सौजन्य से फेसबुक पर हमारी ये मुलाकात में आप सबका स्वागत है। आपको हम धन्यवाद देते हैं कि रविवार के दिन अपने समय को आप हमें दे रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम फिल्मों के ऊपर चर्चा करेंगे, फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर चर्चा करेंगे, उन लोगों के ऊपर चर्चा करेंगे जो फिल्मों में आना चाहते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि वो कैसे आए, वो सिर्फ सपने देखते हैं कि हम फिल्मों में स्टार बने, फिल्मों में राइटर बने, फिल्मों में डायरेक्टर बने और कुछ भी करें। वो फिल्मों के सपने ही देखते रहते हैं, लेकिन उनको रास्ता नहीं मालूम। वो रास्ता कितना सरल है, कितना कठिन है और कितना मुश्किल है, उनको इसके बारे में कोई अंदाज नहीं होता। तो आज हमारा विषय यही है, जिसका शीर्षक हमने दिया है सपने, संघर्ष और चुनौतियाँ। सपने तो सभी देखते हैं, सपने मैंने भी देखे। मैं आपको अपने जीवन का एक वाकया सुनाता हूँ। मैं साइंस स्टूडेंट था, झांसी में इंटरमीडिएट में था। उसके बाद हमने विपिन बिहारी से बीएससी भी करने की कोशिश की, कर नहीं पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि साइंस मेरा विषय नहीं है। जैसा हर घर में होता है, माता पिता अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। हमारे पेरेंट्स भी हमको डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने आप को उस परिस्थिति में एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन क्या करें, ये समझ में नहीं आ रहा था। एक बार गर्मियों की छुट्टियों में मेरे हाथ में गुलशन नंदा का एक उपन्यास लग गया। नाम था सिसकते साज। उस पर बाद में नीलकमल फिल्म भी बनी थी। इसके पहले हमने कभी उपन्यास नहीं पढ़े थे। जैसा होता है, छोटी कहानियाँ पढ़ते थे, चुटकुले पढ़ते थे, ये पढ़ते थे, लेकिन कभी गंभीर साहित्य को हमने पढ़ने की कोशिश भी नहीं की थी, या शायद रुचि नहीं थी। जब गुलशन नंदा जी का उपन्यास हमारे हाथ में आया तो आप विश्वास नहीं करेंगे, जब तक वो ख़त्म नहीं हो गया मैं उसको छोड़ नहीं पाया। इतना एनग्रॉसिंग था और इसकी इतनी भाषा ऐसी थी कि मुझे लगा कि मैं सामने फिल्म देख रहा हूँ। उसके बाद तो उनके जितने भी उपन्यास हमको वहाँ मिले, जहाँ हम गए थे अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ, वहाँ हमने सारे उपन्यास पढ़ लिए कुछ ही दिनों में। उस समय कुछ फिल्मों का भी प्रभाव था हमारे ऊपर। सबसे पहली फिल्म हमने जो याद है जिसने प्रभावित किया था वो थी राजेश खन्ना बबीता की फिल्म राज। जितेंद्र की फिल्म थी फर्ज, हमजोली। धर्मेंद्र जी की फिल्म थी पूर्णिमा। हिमालय की गोद में मनोज कुमार। तो कुछ ऐसी फिल्में थी जो कहीं ना कहीं हमको किस तरह से प्रभावित किया ये बताना थोड़ी मुश्किल है, लेकिन हमें प्रभावित किया। और जब हम ये नॉवेल पढ़ रहे थे तो हमको लगा कि ये मेरा माध्यम है, इस माध्यम को हमको समझना चाहिए और इसको पढ़ना चाहिए।
आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ा एक हमको रोशनी की किरण दिखाई दी कि हम फिल्मों में जाना चाहिए। अब फिल्मों में जाना चाहिए ये सिर्फ सोचने से तो फिल्म में नहीं जाते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए। कोई साहित्य अवेलेबल नहीं होता था उस समय, आजकल तो बहुत सारी मैगजीन्स हैं, टेलीविज़न है, इतना एक्सपोजर है लोगों को कि फिल्म के अंदर बाहर सब क्या होता है सब लोगों को पता होता था। तो एक लाइब्रेरी होती थी, पब्लिक लाइब्रेरी, हम रोज़ वहाँ जाते और पेपर में ढूंढते थे कि फिल्मों के बारे में हमें कुछ नॉलेज मिले। कहीं नहीं मिली। कुछ प्रभाव था फिल्मों का, कुछ प्रभाव था गुलशन नंदा के नॉवेल्स का। एक हमने कहानी बनाई और उस कहानी को हमने उपन्यास रूप में लिखा, उसका नाम था उड़ते पंछी। अपनी चीज़ तो सबको अच्छी लगती है, शायद ये मेरा पहला प्रयास था। हमने एक दो लोगों को पढ़ाया, फिर किसी ने हमें सजेस्ट किया कि वर्मा जी, मिस्टर वृंदावन लाल वर्मा, बहुत बड़े राइटर थे, अपने बुंदेलखंड के, झांसी में थे, हमारे घर के पास में ही थे। तो उन्होंने कहा कि मैं उनको जानता हूँ, चलो उनको तुम्हारा नॉवेल पढ़ाते हैं और उनसे ओपिनियन लेते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसा है, आगे तुम क्या कर सकते हो। गए। इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या होती थी कि वृंदावन वर्मा जी को हम लोगों ने सिर्फ स्कूल की किताबों में ही पढ़ा था, कभी मिलने का सौभाग्य नहीं मिला। वहाँ हम गए, उन्होंने हमसे कहानी सुनी, नॉवेल के पन्ने पलट के देखे। बाद में उन्होंने बोला कि तुम लिखते तो बहुत अच्छा हो, लेकिन इसमें कारण कार्य और संबंध को सुधारना पड़ेगा। ये मेरा पहला लेसन था वर्मा जी से राइटिंग के ऊपर। वो कारण कार्य संबंध क्या था, उन्होंने हमको डिटेल में बताया, जिसका हमें बहुत सहयोग मिला आगे राइटिंग करने में, स्क्रीन प्ले लिखने में और ये करने में। ये कारण कार्य संबंध कभी अगर हमें मौका मिला तो जब हम कभी स्क्रीन प्ले के ऊपर बात करेंगे तो उस समय फिर आपको हम डिटेल में बताएंगे। ये कारण कार्य संबंध बहुत ज़रूरी है, एक राइटर के लिए भी, एक डायरेक्टर के लिए भी, और एक एक्टर या जो भी क्रिएटिव लोग हैं उन सब के लिए। उन्होंने कहा तुमको तो फिल्मों में जाना चाहिए, वर्मा जी ने बोला। यही बात तो मैं भी सोच रहा था, जिस पर उन्होंने अपनी मोहर लगा दी। अब फिल्मों में कैसे जाना चाहिए, बात फिर घूम फिर के वहीं आ गई। हम लोग बहुत छोटे मध्यम वर्गीय परिवार के थे, ना तो हमारे पास कोई जान पहचान थी बॉम्बे में या फिल्म उद्योग में, ना ही हमारे उसमें था। कुछ लोगों ने डिस्करेज भी किया, कुछ लोगों ने एनकरेज भी किया। डिस्करेज करने वाले ज़्यादा थे। उनका कहना था कि भाई बहुत सारे लोग जाते हैं, तुम क्या करोगे वहाँ, तुम भी स्ट्रगल करोगे और कुछ होगा नहीं, पढ़ाई लिखाई करो आगे और जो जैसे लोग नौकरी करते हैं वैसे नौकरी करो। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में फिल्मों का कीड़ा घुस चुका था। एक दिन सपने में मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं फिल्म के सेट पे हूँ एक स्टूडियो में, और हमारे सामने जितेंद्र, नवीन निश्चल और शर्मिला टैगोर एक सीन कर रहे हैं और मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये सपना मेरे भविष्य का आधार ही नहीं था, इसने मुझे जिंदगी का एक पर्पस दिया। तो जो लोग ये कहते हैं कि सपने सपने होते हैं, वो कभी पूरे नहीं होते हैं, ये नहीं होते हैं, वो नहीं होते हैं, मैं शायद इस बात को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि सपने वही होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके मन में होते हैं। वो बातें आपके दिमाग में घुसी हुई होती हैं, उनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनके बारे में आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं। जब ये चीज़ होती तो एक आप सपना देखते हैं, और जब वो सपना देखते हैं उसमें पैशन होता है, उसमें एक दृढ़ निश्चय होता है, तो वो आपका एक ज़िंदगी का मकसद बन जाता है। ये सपना देखने के बाद हमने डिसाइड कर लिया कि हमको फिल्मों में जाना है।
अब जाना है, कैसे जाना है? कहते हैं कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। एक दिन हमने बैठे बैठे पेपर में फिल्म इंस्टीट्यूट का एडवर्टीजमेंट देखा कि कोई फिल्म इंस्टीट्यूट है, उसमें ये कोर्सेज सिखाए जाते हैं और फिल्मों की ट्रेनिंग दी जाती है। तब तक नवीन निश्चल, रेहाना सुल्तान, अनिल धवन, इन लोगों की फिल्में रिलीज हो गई थी, तो फिल्म इंस्टीट्यूट का नाम थोड़ा सा हमने सुना था। उसके पहले तो फिल्म इंस्टीट्यूट का नाम भी किसी ने नहीं सुना था। हमने फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए एप्लीकेशन कर दी। भगवान का आशीर्वाद था कि हम वहाँ पर सिलेक्ट हो गए। हमने एडिटिंग का कोर्स किया, ज्वाइन किया, उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ। हम बनना चाहते थे डायरेक्टर, लेकिन एडिटिंग में हुआ। वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक खटक थी कि हम एडिटिंग क्यों कर रहे हैं। तभी फिल्म इंस्टीट्यूट में एक बार बहुत बड़े निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी जी आए, तो सारे स्टूडेंट्स उनके साथ में बात कर रहे थे। हम भी मौका चाहते थे कि हम उनसे बात करें। हमने उनसे पूछा, सर मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, यहाँ मैं एडिटिंग कोर्स कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा, अगर तुम डायरेक्टर बनना चाहते हो तो पहले अच्छे एडिटर बनो। ये एक दूसरा गुरु वाक्य था वर्मा जी के बाद। वर्मा जी ने हमें कारण कार्य संबंध की परिभाषा दी। इन्होंने हमको फिल्म क्षेत्र में क्या आवश्यक है उसके बारे में बताया कि तुम्हें डायरेक्टर बनना तो तुम पहले एडिटर बनो। ठीक है, हमने उनके शब्दों को आत्मसात किया और एडिटिंग शुरू की। फिर हम बॉम्बे आए। मेरा बॉम्बे आना एक तरीके से हुआ, लेकिन कितने लोग हैं जो डायरेक्ट बॉम्बे आ जाते हैं। ट्रेन में बैठे, टिकट लिया, उन्होंने कहा कि हमें फिल्मों में एक्टर बनना है, हमें फिल्मों में राइटर बनना है, हमें फिल्मों में ये करना है। टिकट खरीदा और गाड़ी में बैठ के चले आए। सबसे पहले बॉम्बे ही आता है, क्योंकि वो बॉम्बे उन्होंने जो सिनेमा में देखा था, मैरिन लाइन्स, गेटवे ऑफ इंडिया, जुहू, सन सैंड होटल और पता नहीं क्या क्या, वो उनके दिमाग में इतना घुसा हुआ रहता है कि वो सोचते हैं कि हमको तो फिल्मों में ही जाना है। उनको आगे पीछे का कुछ भी नहीं मालूम होता। वो यहाँ आते हैं, एक छोटे जगह से, फिल्मों में भी कई इस विषय पर फिल्में बनी है। एक छोटे शहर से एक व्यक्ति बम्बई आता है, वो यहाँ की चकाचौंध में खो जाता है, फिर अपने आप को ढूंढने की कोशिश करता है। ये बॉम्बे की सच्चाई है। लोग आते हैं एक्टर बनने, ज़्यादातर एक्टर बनने ही आते हैं, क्योंकि डायरेक्टर बनना, राइटर बनना तो ये बहुत बैकग्राउंड वाली बात है और इसमें उतना ग्लैमर भी लोगों को नज़र नहीं आता। एक्टर चूँकि दिखाई देते हैं, इसलिए सब लोग एक्टर ही बनना चाहते हैं। अब वो बॉम्बे आ तो जाते हैं, अब आगे क्या रास्ता कैसे कहा जाए पता नहीं। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है उनको रहने की। वो कोशिश करते हैं कि उनका कोई जान पहचान का आदमी हो, कोई रिश्तेदार हो, उसके घर जाके वो रह लें। इस बारे में मैं एक चीज़ कहूँगा कि बॉम्बे की लाइफ जिन लोगों ने देखी है, छोटे छोटे घर होते हैं, एक एक दो दो कमरों के घर होते हैं। यहाँ पर किसी भी अतिरिक्त व्यक्ति के लिए जगह नहीं होती। तो अगर आप कोई ये सोच के जाता है कि हमारे मामा हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहन है, उनके साथ हम रह लेंगे और हम स्ट्रगल कर लेंगे, ये सबसे पहली गलती होती है जो लोग बॉम्बे आते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है उनको कि वो चले तो आते हैं, अधिकतर लोगों में उनके घर वालों का सपोर्ट नहीं होता। जब घर वालों का सपोर्ट अगर नहीं होता तो आप बॉम्बे में सस्टेन कैसे करेंगे? बॉम्बे में रहने के लिए आपको घर चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको आने जाने के लिए खर्च करना पड़ता है। आप
काम कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। अब सिलसिला शुरू होता है, वो जाते हैं प्रोड्यूसर्स के ऑफिस में। उनको लगता है कि हम ऑफिस में जाएंगे, हमारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, हम बहुत सुंदर हैं देखने में, प्रोड्यूसर हमें रोल दे देगा। ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं, रोज़ हज़ारों लड़के लड़कियां एक्टर बनने बॉम्बे आते हैं, हर एक को रोल नहीं मिल सकता। फिर सिर्फ सुंदर होना ही या अच्छा दिखना ही आपको एक्टर बनाने के लिए काफ़ी नहीं है। लेकिन ये आपको कोई बताता नहीं है। आप प्रोड्यूसर्स के ऑफिस में जाएंगे, वहाँ घंटों आप बैठे रहेंगे और उसके बाद 3-4 घंटे के बाद प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जो है अपने ऑफिस से बाहर निकल जाएंगे, आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। उनका ऑफिस असिस्टेंट आपको बताएगा कि साहब तो अभी बिजी हैं, वो चले गए हैं, अब आप कल आइएगा। यही एक सिलसिला चलता रहता है। कई बार क्या होता है कि आप बार बार जाएंगे किसी प्रोड्यूसर के ऑफिस में, तो वो आपको कोई छोटा मोटा रोल दे देगा। छोटा मोटा रोल कैसा होता है? या तो आप भीड़ में खड़े हो जाइए, या आप एक आध, अगर थोड़ा सा आप में एक्टिंग टैलेंट है, वो कहेंगे अच्छा ठीक है, आप किसी कैरेक्टर के 2-4 दोस्त हैं, इसमें से एक दोस्त आप बन जाइए, उसमें एक आध आपका रोल भी होगा। ये शुरुआत होती है और इससे रिकग्निशन नहीं मिलती, और इस तरह के संघर्ष बड़े बड़े लोगों को करने पड़ते हैं। अगर आपने सुना हो तो शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का डिप्लोमा लेने के बाद उनको जो सबसे पहला रोल मिला था वो फिल्म थी साजन। उसमें सिर्फ एक डायलॉग था। एक और फिल्म की थी उन्होंने देव साहब के साथ में, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें भी वो सिर्फ एक शॉट में उनकी अपीयरेंस थी। लेकिन उस एक शॉट में उन्होंने जिस तरह से इम्प्रेस किया अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर को, उनको फिर और आगे का रोल लगा, अच्छा रोल मिला, बड़ा रोल मिला। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि उनके पास एक डिप्लोमा था। किसी भी प्रोड्यूसर को ये विश्वास तो था कि हाँ ये एक्टिंग कर सकता है। जो लोग डायरेक्ट जाते हैं उनके बारे में लोग कैसे सोचेंगे कि भाई इसको एक्टिंग का ABCD भी आता है। अब आपको रोल मिल गया, आप काम करने लगे, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। काम बहुत मिल सकता है लेकिन पैसे नहीं मिल सकते, क्योंकि आप नए हैं, आपकी अपनी कोई आवाज़ नहीं है, आपकी अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं है। अब आप क्या करते हैं? आप अपने फ्रेंड्स के ऊपर डिपेंड करेंगे, अपने घर से पैसे मांगेंगे, लेकिन ये सिलसिला बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। आप कर्जदार हो जाते हैं। शुरू में लोग आपको हेल्प कर देते हैं, लेकिन बाद में कोई आपको उतनी हेल्प नहीं कर सकता और संभव भी नहीं है। फिर आपसे पैसे मांगने की बात होती है तो आपको अच्छा नहीं लगता, आपके रिश्तों में दरार आ जाती है। तो एक ये दूसरी गलती होती है जो लोग करते हैं। इसके लिए मेरा एक ही सुझाव है कि जब भी कोई फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने आता है तो उसको इतना सपोर्ट ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो सपोर्ट किसी फैमिली का हो या चाहे उसका अपना सपोर्ट हो, कि वो बिना किसी की सहायता के बॉम्बे में अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं। अब वो सस्टेन कब तक करना है इसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अभी काम मिलना मुश्किल है, काम मिलना पहले भी मुश्किल था। जब सिनेमा की शुरुआत हुई, आप लोगों को मालूम होगा, 1913 में दादा साहब फाल्के ने फिल्म हरिश्चंद्र बनाई थी। साइलेंट फिल्म थी, एक शॉट में फिल्म शूट की जाती थी और बीच बीच में कैप्शन डाले जाते थे कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। उस समय आदमी और औरतें, फीमेल रोल आदमी भी करते थे। उस समय फीमेल एक्ट्रेसेस नहीं होती थी, मिलती नहीं थी। उस समय का सिनेमा थिएटर से ज़्यादा प्रभावित होता था।
तो और थिएटर में मोस्टली जो है मेल कैरेक्टर्स ही होते थे, वही फीमेल का काम करते थे, वही लोग सिनेमा में भी काम करने लगे। फिर डायलॉग्स आए 1933 में, फिल्म थी आलम आरा, अर्देशीर ईरानी साहब की फिल्म थी, पहली डायलॉग फिल्म थी। जब डायलॉग्स आए तो एक्टिंग थोड़ी और डिफ़िकल्ट हो गई, क्योंकि पहले तो आपको सिर्फ एक्सप्रेशन देना है, अब आपको एक्सप्रेशन के साथ डायलॉग भी बोलने हैं। आपको याद होगा उस समय प्लेबैक नहीं होता था, शूटिंग में ही डायलॉग बोले जाते थे, डबिंग भी नहीं होती थी, रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं था, एक्टर सिंगर्स होते थे। अगर फिल्म में कोई गाना गाना है तो वही एक्टर अपना इंस्ट्रूमेंट लेके या बैकग्राउंड में कुछ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बैठ जाएंगे और वो इंटरल्यूड देके और एक्टर खुद गाना गाते थे। एक बात आपको और बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बताऊं, जब साइलेंट फिल्में बनती थी उनमें बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं होता था, क्योंकि साउंड ट्रैक ही नहीं था। तो जब सिनेमा हॉल में वो फिल्में दिखाई जाती थी तो म्यूजिशियन सिनेमा स्क्रीन के नीचे बैठ जाते थे और वो सीन देखते थे ऐसे ऊपर और उस पर अपना वो म्यूज़िक दिया करते थे। इस तरह से फिल्मों की शुरुआत हुई। जब प्लेबैक आ गया, साउंड रिकॉर्डिंग आ गई, तो प्लेबैक शुरू हो गया, गाने पहले रिकॉर्ड होने लगे, डायलॉग की डबिंग होने लगी। तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने से लोगों की एक्टिंग में सुधार भी आया और लोगों को एक्टिंग करने में एक जो प्रेशर होता था वो कम हुआ। उस समय की एक बहुत अच्छी बात थी कि जो लोग भी फिल्मों में थे या फिल्में बनाने थे वो बेसिकली बहुत ही क्रिएटिव लोग थे। उनका मकसद फिल्मों से पैसा बनाना नहीं होता था, वो लोग क्रिएटिव अर्ज को, क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन के लिए फिल्में बनाते थे। माइथोलॉजिकल फिल्में बनी, हिस्टोरिकल फिल्में बनी हैं, सोशल इश्यूज पे फिल्में बनी। अब आप कहेंगे फिल्में जब बनती थी तो कमर्शियल कैसे हो गई? क्रिएटिव के लिए बनती थी। ये कमर्शलाइजेशन हुआ है पार्टीशन के टाइम से। जब भारत स्वतंत्र हुआ, पाकिस्तान में जो फिल्म मेकर्स थे, जो आर्टिस्ट लोग थे, वो लोग माइग्रेट होके बॉम्बे आए। अब चूंकि वो वहाँ सब छोड़ आए थे, जो था वो अपने साथ में लेके आए जो ला सके, और उन्होंने अपने फिल्म स्टूडियोज बनाए, फिल्में बनानी शुरू की। अब नेचुरली जब फिल्म बनाया है, आप खर्च कर रहे हैं तो आपको पैसा कमाना भी है। जब पैसा कमाना है तो उसके लिए आपको एंटरटेनमेंट चाहिए। वहाँ से एंटरटेनमेंट एरा शुरू हुआ, रोमांटिक फिल्मों का एक दौर शुरू हुआ जिसमें बड़े बड़े हीरो आए, शशि कपूर, राजेश खन्ना, राज कपूर, दिलीप कुमार, ये सब लोग उस एरा में आए और वो इतने पॉपुलर हुए कि उनको स्टार कहा जाता। कहना होगा कि पहली बार स्टार सिस्टम वहाँ से शुरू हुआ, साइलेंट एरा में। और डायलॉग जब वो स्वतंत्रता मिलने के पहले स्टार सिस्टम नहीं था, स्टार सिस्टम बाद में शुरू हुआ। जब स्टार सिस्टम शुरू हुआ, फिल्में ज़्यादा पॉपुलर हो गई। लकीली या कुछ भी कहिए, फिल्में ही एक माध्यम का, एंटरटेनमेंट का माध्यम होता था उस समय। सारे, चाहे लड़के हों, लड़कियां हों, परिवार हो, जवान हो, बूढ़े हो, सब लोग फिल्म देखते थे और सब लोग कहीं ना कहीं फिल्मों से प्रभावित होते थे। तब से ये सिलसिला शुरू हुआ कि हमें फिल्मों में जाना चाहिए। उसके पहले फिल्मों में जाने के लिए कोई भीड़ होती ही नहीं थी, कंपटीशन शुरू हो गया। उस समय भी जो फिल्में बनी, बहुत अच्छी फिल्में बनी, कहानी अच्छी होती थी, म्यूज़िक बहुत अच्छा होता था। हम कहेंगे वो एक दौर था, भारतीय सिनेमा का स्वर्णिम युग था। फिर 90s में आके एक्शन फिल्में शुरू हुई। जो 60s में सी ग्रेड फिल्में होती थी, माना जाता था, वो 90s में आके ए ग्रेड हो गई, क्योंकि उनमें जो सारे स्टार्स होते थे अब वो उसमें काम करने लगे। एक्शन फिल्मों के साथ में कंटेंट धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, कहानी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। हर फिल्म में
एक्शन होता था, फाइट होती थी, ये होता था, वो होता था। वही हाल म्यूज़िक में भी हुआ, मेलोडी गायब हो गई। लोगों ने वेस्टर्न म्यूज़िक से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए। यही कारण है कि अभी भी हम लोग जब 60-70 के दशक की फिल्में देखते हैं, तो मैं आपको बताऊं, मैं एक शॉट देखता हूं, अगर उस समय की फिल्म हमने देखी है तो वो एक शॉट देख के मैं आज 50 साल के बाद भी पहचान जाता हूं कि ये फिल्म थी और ये इसका ये डायरेक्टर था, उसका ये हीरो था। आपने को देखा होगा कि उस समय हर एक की एक अपनी आइडेंटिटी होती थी, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो म्यूज़िक डायरेक्टर हो, चाहे वो सिंगर हो, कोई किसी की कॉपी नहीं था। और वो उनकी आइडेंटिटी आज भी है, लेकिन दुर्भाग्यवश आज किसी की आइडेंटिटी नहीं है। एक फिल्म सक्सेस होती है, 100 करोड़ के क्लब में आती है, 200 करोड़ के क्लब में आती है, आपको उस फिल्म के डायरेक्टर का नाम नहीं मालूम होगा, आई एम श्योर। पहले हम लोग डायरेक्टर के नाम से इंतज़ार करते थे कि राज कपूर की फिल्म आने वाली है, मनोज कुमार की फिल्म आने वाली है, बी आर चोपड़ा की फिल्म आने वाली है। आज तो हमें पता ही नहीं है कि डायरेक्टर कौन है, और इवन एक्टर्स भी सब एक जैसे लगते हैं, सब एक दूसरे को कॉपी करते हैं, किसी की कोई आइडेंटिटी नहीं होती। ये भारतीय सिनेमा का डिक्लाइन मैं मानता हूँ, गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ये भारतीय सिनेमा का डिक्लाइन है। टेक्नोलॉजिकली फिल्म 16 mm से शुरू होकर 35 mm सिनेमा स्कोप तक गई, फिर टेलीविज़न आया, फिल्में टेलीविज़न पे आने लगी, टेलीविज़न पॉपुलर हुआ, टेलीविज़न बड़ा हुआ, और आज आप सिनेमा आपके घर में आ गया। OTT प्लेटफॉर्म्स आए, सिनेमा आपके मोबाइल पे आ गया। लेकिन इन सब में दुखद अंत हुआ फिल्मों की क्वालिटी का, फिल्मों के कंटेंट का। पिछले 20 साल या 25 साल में आप जिसको बोलते हैं कोई अमर फिल्म, जो फिल्म अमर हुई हो, मुझे नहीं याद है कि कोई ऐसी फिल्म बनी है जिसको लोग याद करें आज भी कि हाँ भाई ये फिल्म बहुत अच्छी थी। आजकल फिल्में फास्ट फूड की तरह हो गई हैं, बस देखी उसके बाद आप चले आइए। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये भी हुआ कि पहले जो फिल्मों में जाने वाले लोग थे उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, सिनेमा। आज उनके पास इतने ऑप्शंस हैं, सिनेमा भी है, टेलीविज़न भी है, वेब सीरीज़ भी है, शॉर्ट फिल्म्स भी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ भी हैं, एडवर्टाइजिंग फिल्म्स भी हैं, मॉडलिंग भी है, और पता नहीं क्या क्या, थिएटर तो है ही। मतलब आपके पास इतना ऑप्शंस हैं कि आप अगर आप बहुत सीरियस हैं अपने काम में और अपने उद्देश्य में, तो आप कहीं ना कहीं इसमें आ सकते हैं। बहुत ऑप्शन है, लेकिन इतना इजी भी नहीं है आना, क्योंकि जब इतने प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं। पहले एक फिल्म बनती थी सेल्यूलॉइड फॉर्मेट में, एक फिल्म बनती थी एक साल में, 2 साल में। आजकल लोग मोबाइल पे फिल्में बनाते हैं, मोबाइल पे फिल्में बनती हैं, आपके डिजिटल फिल्में बनती हैं, वो आती हैं। उनमें का बजट भी बहुत कम होता है, और उसके लिए कोई बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि किसी शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, जिसे मैं नहीं मानता। ठीक है, फिल्मों की कॉस्ट कम हो जाती है, फिल्मों का एक फॉर्मेट है वो चेंज हो जाता है, लेकिन फिल्में बनाना उतना इजी भी नहीं है। अगर आपको फिल्म बनाने के बेसिक्स नहीं मालूम है, फिल्म बनाने के या एक्टिंग के या किसी भी चीज़ के अगर बेसिक्स नहीं मालूम है, तो इतना आसान नहीं है। टेक्नोलॉजी का एक ये नुकसान भी हुआ है कि फिल्में तो बहुत बनने लगी, लेकिन वही हमने बोला कि उसमें किसी की पहचान नहीं होती।
कोई भी व्यक्ति फिल्म बना के और वो डाल देता है, उसका नाम सिर्फ उस फिल्म में आएगा। अब अगर टेलीविज़न में 24 घंटे कंटेंट आना है और वहाँ कम से कम 1000 चैनल्स हैं, तो कितने घंटे हो गए, उसमें आप 20 मिनट के लिए आ रहे हैं। या जो फिल्में आ रही हैं, अगर सिनेमा इस हॉल में फिल्म नहीं दिखाई जा रही है और वो फिल्म कहीं और दिखाई जा रही है, तो OTT प्लेटफॉर्म पे दिन भर में कितनी फिल्में आती हैं, और वो जब आप चाहें तब आप देख लीजिए, कितने लोग आपकी फिल्में देखेंगे। तो लेकिन हम ये नहीं कहते कि हर चीज़ जो है सिर्फ स्टार बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए, नाम के लिए होनी चाहिए। क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन, जिससे आपके मन को संतुष्टि मिले, वो काम भी होना चाहिए। इसलिए ये भी ज़रूरी है कि जो भी आप काम करें सही तरीके से और गुणवत्ता वाला काम करें। वो कैसे होगा, इसके लिए बहुत है, फिल्म स्कूल्स हैं। कोई ये सोचता है कि मैंने कुछ एक मोबाइल पे फिल्म बना दी है और मैं फिल्म बना दूंगा, या हमने एक टेलीविज़न सीरियल बना दिया है और मैं एक फिल्म बना दूंगा। हो सकता है, कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके सीरियल की या आपके मोबाइल फिल्म की क्वालिटी कैसी है। उससे ये पता पड़ जाएगा कि आपको टेक्निकल नॉलेज है या नहीं। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है तो आप मोबाइल पे भी अच्छी फिल्म बना सकते हैं, और टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आपको बेस्ट टेक्नोलॉजी देने के बाद भी आप फिल्म नहीं बना सकते। तो इसके लिए आसान और डिग्निफाइड तरीका ये कि जैसे आप डॉक्टर बनते हैं, आप MBBS करने जाते हैं, फिर डॉक्टर बनते हैं। आप इंजीनियर बनते हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री लेके इंजीनियर बनते हैं। कंपाउंडर बन के डॉक्टर बनने वाले बहुत कम लोग होते हैं, या जूनियर इंजीनियर या ओवरसियर की जॉब करने वाले इंजीनियर बहुत कम होते हैं, और अगर होते भी हैं तो आप समझ सकते हैं वो कैसे होंगे। इसीलिए कुछ भी करने के पहले, चाहे वो सिनेमा हो या कोई भी फील्ड हो, पहले अपने आप को तैयार करना चाहिए। एक पैशन होना चाहिए आपको कि हाँ, हमको ये करना है। और हमेशा, अभी डेली टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हमने अपने आप को हमेशा आपको अपडेट करना चाहिए कि क्या नया हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और उस नए टेक्नोलॉजी और नए वातावरण में अपने आप को एडजस्ट करते हुए, अगर आप भीड़ में चलेंगे, भेड़ चाल में, तो आप भीड़ का एक अंग बनेंगे। उसमें भी अगर आप कुछ अलग करेंगे तो आपकी अपनी एक पहचान होगी। ये निर्णय, ये कोशिश, ये प्रयास आपको करना है कि आप भीड़ का एक अंग बनना चाहते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, या अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। उस दिशा में आपको काम करना पड़ेगा। इसके लिए संघर्ष बहुत है। ये नहीं है कि आपने चाहा और अगर आपको कोई बोलता है कि हाँ मैं पैसे लगाता हूँ, आप फिल्म बना लीजिए, ऐसे नहीं होता। फिल्म बनाना, एक समय होता था कि लोग इंस्टॉलमेंट में फिल्में बनाते थे जब सेल्यूलॉइड में मिलते। आजकल इंस्टॉलमेंट में फिल्म बनाना संभव नहीं है और ठीक भी नहीं है। उसका रीज़न ये है कि आपने 4 दिन की शूटिंग कर ली, आप वो बेचेंगे कहाँ? आजकल कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या फाइनेंसर वो आपका पूरा प्रोडक्ट देखना चाहता है। वो पूरा प्रोडक्ट देख के ही आपको फाइनेंस देगा, आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, आपकी फिल्म को एग्जिबिट करेगा। इसलिए जब तक पूरा आपकी तैयारी ना हो, मैं कहूँगा कि आपको फिल्म के क्षेत्र में या फिल्म बनाने में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ आपका ही नहीं, दूसरे आदमी का भी नुकसान है। वो जो पैसा लगा रहा है उसको फिल्म बिजनेस के बारे में नहीं मालूम, लेकिन एज ए फिल्म मेकर आपको फिल्म बिजनेस के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर आपके पास 10 लोग आते हैं, कोई बोलता है मैं इतना पैसा देता हूँ, दौलत मैं इतना देता हूँ, मैं इतना देता हूँ, और आपने 10 अलग अलग प्रोजेक्ट बना दिए
और वो फिल्म आपकी बिके नहीं या सीरियल बिका नहीं, वो तो मारे गए, उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है। मान लीजिए आपको पूरा फाइनेंस मिल भी गया। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, फिल्म इंडस्ट्री या और भी कुछ प्रोफेशंस होंगे जो क्रिएटिव हो सकते हैं या जिनमें समय के हिसाब से आपको काम के हिसाब से पैसा मिलता है। ये फिल्म इंडस्ट्री एक भाग है। आप बहुत अच्छे डायरेक्टर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे एक्टर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़े डायरेक्टर या बहुत बड़े राइटर या बहुत बड़े एक्टर बन जाएं। उसका कारण मैं बताता हूँ। एक किसान एक बीज बोता है ज़मीन में, वो बीज पानी डाला उसने, थोड़ा वो अंकुरित हुआ, फिर उसने पानी डाला, अंकुरित थोड़ा और बढ़ा। एक दिन सुबह जाके देखता है वो कि कोई उसका वो पौधा खा गया, जानवर गायब हो गया। उसने दोबारा बीज डाला, पेड़ थोड़ा और बड़ा हुआ, गर्मी आ गई, पेड़ झुलस गए, सारी उसकी फसल झुलस गई, फिर खत्म हो गई। फिर उसने बीज डाला, फिर और पेड़ उसकी, समझ लीजिए हम कहेंगे उसकी फसल पूरी हो गई। आंधी आ गई, उसकी सारी फसल जो है खराब हो गई। आंधी तूफान आ गया, फसल खराब हो गई। फिर वो दोबारा कोशिश करेगा, फिर उसने बीज डाला, फसल पूरी हो गई, सब अच्छी हो गई, काटने का टाइम आ गया, काट भी ली उसने, खेतों में हीप बना के रखा, बहुत तेज बारिश हो गई, सारी फसल उसकी बह गई। फिर उसने बीज डाला, फसल कट भी गई। अब जो खरीदने वाला है वो बोलता है मैं तो इतने पैसे दूंगा आपको, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। अब वो आपको सूट करता है या नहीं करता है, ये तो आप डिसाइड करेंगे। अगर आपके पास बायर नहीं है और तो आप तो कहेंगे अच्छा ठीक है, जो तुम्हें मिल रहा है, जो हमें मिल रहा है तुम दे जाओ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा देर तक वेट नहीं कर पाएंगे एक फिल्म बनने के बाद, क्योंकि आपने पैसा लोगों से उधार लिया है, आप लोगों को पैसा देना है, इंटरेस्ट देना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स होते हैं फिल्मों में। तो आप अपनी चाहते हैं कि फिल्म जल्दी से जल्दी रिलीज़ हो जाए और पैसा आने लगे। अब फिल्म आपकी रिलीज़ हो गई, हो सकता है फिल्म बहुत हिट हो, अगर हिट हो गई तो आपका तो भाग्य खुल गया। अगर मान लीजिए हिट नहीं हो पाई, पैसा कवर हो गया, तो भी आप सेटिस्फाई रहेंगे, चलो ठीक है। अगर आपका थोड़ा सा लॉस हो गया तो आप दोबारा फिल्म बनाने के लिए 10 बार सोचेंगे। पहले का 60-70s में जुबली होती थी फिल्में, सिल्वर जुबली होती थी, गोल्डन जुबली होती थी, प्लेटिनम जुबलीज होती थी। वो जुबली से फिल्म की सक्सेस नापी जाती थी। आजकल जो फिल्में चलती हैं फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन 3 दिन में आपने जो कमा लिया वो ही आपकी कमाई है। मंडे से आपका कलेक्शन कम होना शुरू हो जाता है। जब वो कलेक्शन कम होना शुरू हुआ तो आप क्या करेंगे? इसके लिए लोग 10 तरह के हथकंडे अपनाते हैं। जिनके पास पैसा है वो 10 तरह के हथकंडे अपनाएंगे कलेक्शन दिखाने के लिए, शो करने के लिए। वो बात अलग है कि सही में उनको उतना पैसा मिला है नहीं मिला, लेकिन मार्केट में वो ये हवा क्रिएट कर देते हैं कि भाई हमारी फिल्म सुपरहिट है, और वो सुपरहिट होने से उनकी स्टार वैल्यू बढ़ जाती है, अगली फिल्म के लिए उनकी सेल वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन ये काम हर व्यक्ति नहीं कर सकता। ये एक चुनौती है फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे वो एक्टर हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो, और इन चुनौतियों से आपको हर बार जूझना पड़ता है।
पहली चुनौती होती है काम मांगने की, काम ढूंढने की, काम पाने की, उससे बड़ा काम पाने की, फिर सक्सेसफुल होने की, फिर सक्सेस को मेंटेन करने की। क्योंकि आपने सुना होगा यहाँ पर यू आर नोन बाय योर लास्ट फिल्म। अगर आपकी लास्ट फिल्म चल गई तो आप सक्सेसफुल हैं। आपकी लास्ट फिल्म अगर फ्लॉप हो गई तो आप फ्लॉप हो गए, और अगर 2-3 फिल्में लाइन से फ्लॉप हो गई तो आप आउट हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब इस चुनौती में देयर आर 2 थिंग्स, आइदर यू बी हियर और यू लीव इट। अगर आप में शक्ति है अपने आप को सस्टेन करने की तो आप सस्टेन कर लेते हैं, क्योंकि आपने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया है। जब इस्टेब्लिश कर लिया है तो प्रोड्यूसर्स भी मिलेंगे, क्योंकि ये हर आदमी जानता है फिल्म की सफलता असफलता किसी एक के हाथ में नहीं। और इसीलिए कोई भी व्यक्ति उस फिल्म के असफल होने के लिए किसी भी एक व्यक्ति को, चाहे एक्टर हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो या किसी, उसको जिम्मेदार नहीं ठहराता। इट इज़ ए कलेक्टिव फेलियर और इट इज़ ए कलेक्टिव सक्सेस। अब अगर आपने अपने आप को इस्टेब्लिश कर दिया, फिल्म फ्लॉप हो गई लेकिन आपने अपने आप को इस्टेब्लिश कर दिया कि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, आप बहुत अच्छे राइटर हैं, आप बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, तो आपको आगे भी फिल्में मिलेंगी। लेकिन जब आप दूसरी फिल्म बनाते हैं तो वो भी एक चुनौती है कि वो फिल्म आपको इस फिल्म से अच्छी होनी चाहिए, इस फिल्म से ज़्यादा कलेक्शन इसका होना चाहिए। ये बहुत बड़ी चुनौती है, और ये चुनौती में अगर आप रह गए तो आप रह गए, आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप चले गए डर के तो कुछ नहीं होगा। शोले का एक बहुत अच्छा डायलॉग था अमजद खान साहब का, जो डर गया वो समझो मर गया। फिल्म इंडस्ट्री यही है। यहाँ पर अपने आप को जीवित रखने के लिए क्रिएटिवली, फाइनेंशियली, सोशली अपने आप को जीवित रखने के लिए आपको बहुत धैर्य की और परिश्रम की आवश्यकता है। आज की चर्चा में शायद मैंने बहुत कुछ आप लोगों को फिल्मों के वास्तविकता से परिचय कराया है। फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस कम समय में हम नहीं बता पाए होंगे। आगे अगर मौका मिलता है तो हम दोबारा उस पर चर्चा करेंगे। हमारा इन सारी चीज़ों को बताने का उद्देश्य ये नहीं था कि आपको किसी भी तरह से हम डिस्करेज करें या डराएं, बल्कि आपको उस वास्तविकता से परिचय कराना था कि ताकि आप जब भी फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहें तो आपको पता हो कि भाई ये हो सकता है और हमको फिर इस तरह से करना है। आप अपना स्ट्रगल उस तरह से प्लान कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। आजकल फिल्म बिजनेस सिर्फ क्रिएटिव नहीं है, इट हैज़ बिकम ए मैनेजमेंट। एक बिजनेस बन गया है, मैनेजमेंट भी है, इसमें मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने जीवन को, आप अपने करियर को, आप अपने सपनों को, आप अपने उद्देश्य को किस तरह से मैनेज करते हुए आगे बढ़ते हैं, ये आपकी अपनी मेरिट के ऊपर, आपकी अपनी साहस के ऊपर, आपके अपने सपोर्ट के ऊपर और आपकी अपनी इच्छा शक्ति ऊपर निर्भर करता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बुंदेलखंड फिल्म उद्योग के आयोजकों को जिन्होंने मुझे ये आपसे बात करने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत उनको भी धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज जो कुछ मैंने सीखा या मैंने अनुभव किया उसको हमने आपके साथ शेयर किया। शायद भविष्य में इससे आपको एक मार्गदर्शन प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।